हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने लीडर ऑफ द हाउस को समझा, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, विप क्या होती है, कब इसको इशू की जाती है। इसके अलावा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जिसमें हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं सेशन को। फिर एडजॉर्नमेंट क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइंड आई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन क्या होता है और कब कब किन किन केसेस में जो बिल्स होते हैं वो लैप्स होते हैं, कब लैप्स नहीं होते। इसके अलावा कोरम को डिस्कस किया, वोटिंग किस तरीके से होती है हाउसेस में वो भी हमने देखा, और आज की डेट में पार्लियामेंट में कौन सी दो लैंग्वेजेस है जिसे कंटिन्यू किया गया है वो हमने समझा। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके क्या क्या राइट्स उन्हें दिए गए हैं। एंड लास्ट में हमने लैम डक सेशन को डिस्कस किया। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर कोई डाउट है तो आप इसको वीडियो को फिर से एक बार देखिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं जिससे हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आगे वाले टॉपिक्स को हम अब आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, यानी जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चलाई जाती है उसमें कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, किस फॉर्म में वो डिवाइसेस होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है मॉर्निंग से, तो जो पहला घंटा होता है यानी फर्स्ट आवर जो होता है हर एक पार्लियामेंट्री सिटिंग का, उसको क्वेश्चन आवर कहा जाता है। यानी उस टाइम पे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर्स हैं या फिर राज्यसभा के मेंबर्स हैं, तो ये सब मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आपने इस पॉलिसीज़ पे काम किया है तो बताइए इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे ये जनता को फ़ायदे कर रहा है, किस तरीके से ये हमारी सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे इशूज़ के ऊपर या फिर जो भी उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट इशू है उसके ऊपर इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आवर होता है 1 घंटे का, उसमें ये जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जितने भी मेंबर्स हैं, किन से, हमारे मिनिस्टर्स से। अभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसको स्टार्ट क्वेश्चंस कहा जाता है, जो कि आपको ग्रीन कलर में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्रीन कलर बेसिकली एक तरह का उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे से कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट क्वेश्चन है, और जो अनस्टार्ट है उसे वाइट कलर से डिनोट करने को देखने को मिलेगा। और जो शॉर्ट नोटिस होते हैं उन्हें लाइट पिंक कलर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ताकि इन क्वेश्चंस को डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब इन क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या होता है वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या होता है, एक ओरल आंसर दिया जाता है मिनिस्टर के द्वारा एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। यानी अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में मिनिस्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो भी मेंबर हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, तो वो चाहें तो उस मिनिस्टर से उसी टाइम पे यानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये स्टार्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओरली यहाँ पे मिनिस्टर से पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर है, तो कोरोना के टाइम पे जैसे मान लेते हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि किस तरीके से आप कोरोना के केसेस को कम कर रहे हैं, किस तरीके से वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो है मिनिस्टर से ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ओरली पूछे जा रहे हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। ये पहले आपने पूछा कि किस तरीके से कोरोना के केसेस को कम कर रहे हैं, तो सामने से मिनिस्टर आंसर देंगे कि नहीं नहीं हमने ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इस तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं जिसके कारण जो लोग घर पे बैठे रहें और कम से कम केसेस आए। देन सामने वाला फिर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा वैक्सीन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, फिर मिनिस्टर उसका आंसर देगा। तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। तो ये फ़र्क होता है स्टार्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे ओरल आंसर दिया जाता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसे हम वाइट कलर से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि रिटर्न आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन आपने पूछा तो जो मिनिस्टर होगा उसका रिटर्न आंसर देगा, और क्योंकि वो रिटर्न में आंसर दे रहा है, इट मीन्स मान लो किसी एक मेंबर ने पूछा कि आप हमें बताइए कि कितने इस पर्टिकुलर स्टेट से कितने केसेस आ रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे जो आपने हॉस्पिटल में बेड्स की फैसिलिटी करवाई है। तो वो अगर वो अनस्टार्ट क्वेश्चन होगा यानी वो वाइट कलर का वो डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिनिस्टर क्या करेंगे, एक पेपर पे लिख के या फिर एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, फिर जो भी है रिटर्न में लिख के जो है उस मेंबर को दे देंगे। और क्योंकि वो रिटर्न में लिखा गया है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फिर बेसिकली नहीं पूछ सकता वो मेंबर, ठीक है, क्योंकि एक बार लिख के दे दिया तो बस वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछने से पहले आपको कम से कम 10 दिन से कम का नोटिस देना ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी कि 10 दिन से कम का पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आप ये आने वाले टाइम पे कि आप इस तरह के शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछने वाले हैं मिनिस्टर से। एंड इसका आंसर जो होता है इन क्वेश्चन का वो ओरली दिया जाता है, यानी जो भी मिनिस्टर होंगे वो ओरली इसका आंसर देंगे, और इसको पिंक कलर से डिनोट किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे प्राइवेट मेंबर्स की हम बात करें। इन एडिशन टू दी मिनिस्टर द क्वेश्चन कैन आल्सो आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर है सिर्फ उनसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्राइवेट मेंबर्स है, प्राइवेट मेंबर्स बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते एंड कह सकते हैं एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर हो, तो उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है बिकॉज क्योंकि उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है, वो मिनिस्टर नहीं है, बट वो ऐसा प्राइवेट मेंबर होते हैं। तो अगर कोई भी हाउस का मेंबर अगर चाहे तो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मेन चीज़ है कि प्राइवेट मेंबर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में बी एड्रेस टू प्राइवेट मेंबर इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट करता है सम बिल्स, रेजोल्यूशन एंड अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस। मान लेते हैं कि वो जो जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा हो किसी पर्टिकुलर बिल को लाने में, या फिर कोई भी रेजोल्यूशन को लाने में, या फिर किसी भी ऐसे मैटर में जहाँ पे उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही हो, उसने वहाँ पे काम किया हो, तो क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व था इसलिए बाकी के मेंबर्स चाहें तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया है, क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछ सकते हैं प्राइवेट मेंबर से। द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज़ द सेम एज ए फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चन मिनिस्टर। यानी जिस तरीके से आप मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वैसे ही आप प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओरली पूछ सकते हो तो वो आंसर ओरली देगा तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से पूछ सकते हो। अगर आपने ओरली पूछा है बट उसका आंसर रिटर्न में देना है, वो अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसके क्वेश्चन को येलो कलर से डिनोट किया जाता है। तो ये कलर का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टार्ट क्वेश्चन के लिए ग्रीन कलर है, अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए वाइट कलर है और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए लाइट पिंक कलर है, एंड प्राइवेट मेंबर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कलर येलो है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आवर देख लिया, जो कि हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो होती है रोज़ की, उसका जो पहला घंटा होता है उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं हाउस के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से भी और प्राइवेट मेंबर से भी। नेक्स्ट आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो क्वेश्चन आवर है इसे कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आवर जो होता है वो होता है ज़ीरो आवर। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो मॉर्निंग सेशन जो होता है 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 से 12 आप देखने को मिलेगा क्वेश्चन आवर होगा, 12 से 1 जो होता है वो आपका ज़ीरो आवर होगा, 1 से 2 आपका लंच टाइम होगा, फिर 2 बजे से आपकी पार्लियामेंट्री जो भी प्रोसीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ज़ीरो आवर बेसिकली कहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़ीरो आवर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो कि अवेलेबल होता है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा के मेंबर्स हैं या फिर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके पास ये जो ज़ीरो आवर नाम का जो डिवाइस है अवेलेबल होता है। और इस डिवाइस को यूज़ करके वो एक मेंबर्स से जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्टर्स से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये मिनिस्टर को उसी टाइम पता चलता है जब ज़ीरो आवर स्टार्ट होता है। यानी कि जब हमने क्वेश्चन आवर देखा था तो क्वेश्चन आवर्स में कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स को पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पार्लियामेंट में पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो भी डाटा फैक्ट्स वगैरह सब कुछ उनके पास होता है ताकि वो ईजिली उसका आंसर कर दें। ठीक है, पर जो ज़ीरो आवर है उसमें कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस पूछने के लिए मेंबर्स को प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता। तो उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट इशू चल रहा होगा या फिर कोई भी ऐसा मैटर चल रहा होगा तो वो क्वेश्चंस जो है मेंबर्स पूछते हैं मिनिस्टर्स से और मिनिस्टर्स को उनका आंसर देना पड़ता है। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि मिनिस्टर्स जो है उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि ज़ीरो आवर्स में उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स को इस आवर से काफ़ी डर भी लगता है, बिकॉज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर से जैसे काफ़ी कह सकते हैं कि उनको इसका आंसर तक भी नहीं पता होता कि किस तरीके से वो उन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो अपोजिशन पार्टी है ऐसे ऐसे सवाल करती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो बताओ, उसका डाटा वगैरह दो। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं या फिर बताना नहीं चाहते कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इसलिए ये आवर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है मिनिस्टर्स के लिए, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता। तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ज़ीरो आवर है वो स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, यानी जो क्वेश्चन आवर है 11 से 12 बजे तक चलता है, उसके इमीडिएटली बाद कुछ ज़ीरो आवर को स्टार्ट किया जाता है एंड तब तक चलता रहेगा जब तक जो एजेंडा ऑफ द डे है स्टार्ट नहीं हो जाता है। जो रेगुलर बिजनेस है हाउस का जो कि स्टार्ट होता है 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज़ नोन एज ज़ीरो आवर, यानी जो क्वेश्चन आवर है जो कि 11 से 12 बजे तक का टाइम स्लॉट किया गया है, वो क्वेश्चन आवर से लेकर जो एजेंडा है यानी जो 2 बजे स्टार्ट होता है तो उसके बीच के टाइम को हम ज़ीरो आवर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो ज़ीरो आवर है वो इंडिया की इनोवेशन है, इंडिया ने खुद से इस चीज़ को इनोवेट किया है। ठीक है, एंड इन दी फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962, एंड 1962 से ये चीज़ एग्जिस्टेंस में है और आज भी पार्लियामेंट में इस चीज़ को बेसिकली फॉलो किया जाता है ज़ीरो आवर को, जहाँ पे मेंबर्स जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मिनिस्टर से।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है मोशन। मोशन में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा कोई मैटर जो कि जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का रखता है, तो उस मैटर पे अगर डिस्कशन करना है तो डिस्कशन करने से पहले आपको अन्य जो मेंबर्स हैं उनको एक मोशन पास करना पड़ेगा हाउस में। चाहे वो लोकसभा में अगर डिस्कशन हो रहा है तो लोकसभा के मेंबर्स उसको पास करेंगे, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के मेंबर्स उस मोशन को लेके आएंगे। ठीक है, तो जो भी याद रखना जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का रखता है, मतलब जो पब्लिक है उनके इंपॉर्टेंस के लिए वो पर्टिकुलर मैटर को उसमें बातचीत करना ज़रूरी है, उसमें डिस्कशंस करना ज़रूरी है। तो उस मैटर पे डिस्कशन करने से पहले एक मोशन लाया जाएगा, और वो मोशन जो है एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो होगा उस पर्टिकुलर हाउस का अगर वो कंसेंट दे देता है। यानी लोकसभा के केस में जो हमारा स्पीकर हैं, अगर स्पीकर को लगता है कि नहीं ये जो मैटर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने मोशंस लेके आ रहे हैं इसके ऊपर और इसमें डिस्कशंस करना चाहते हैं इस मैटर के ऊपर, तो वो अपना कंसेंट देंगे उस मोशन के ऊपर, तो वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो अपना कंसेंट नहीं देते तो वो मोशन स्टार्ट नहीं होगा और वो भी जो भी मैटर पे डिस्कशन होना होगा वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के केस में स्पीकर जो है अपना कंसेंट देंगे और राज्यसभा के केस में चेयरमैन देंगे। ठीक है, द हाउस एक्सप्रेस इट्स डिसीजंस और ओपिनियन ऑन वेरियस इशूज़ थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ द मोशंस। ठीक है, यानी जो आपका हाउस है चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो वो अपनी डिसीजन को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, अपना ओपिनियंस रखना है, वो तभी हो सकता है जब उनके जो मोशंस जो ला रहे हैं उन्हें अडॉप्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो मोशन को बेसिकली अडॉप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, किसके हाथ में है? हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। ठीक है, एंड ये जो मोशंस है कौन ला सकता है ज़रूरी है, तो मोशन को मूव कर सकते हैं या तो मिनिस्टर हमारे। ठीक है, बिकॉज मिनिस्टर के पास अपनी अपनी मिनिस्ट्री होती है, तो अगर मान लेते हैं उन पे कोई ऐसा मैटर आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहते हैं कि पूरे हाउस में उसमें बातचीत हो, तो वो लेके आएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स हैं जो मिनिस्टर नहीं है तो वो भी इस मोशंस को लेके आ सकते हैं हाउस में। ठीक है, अब हम देखेंगे द मोशंस मूव्ड बाय द मेंबर्स टू रेज द डिस्कशन ऑफ वेरियस मैटर, तो वो हम 3 कैटेगरी में देखेंगे कि 3 मोशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंटिव मोशन। तो सब्सटेंटिव मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, इसको एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल की तरह कंटेन किया जाता है, एंड इट इज़ डील विद ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर से डील करता है, लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करने से पहले जो भी मिनिस्टर हैं या फिर जो मेंबर्स हैं, जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके से इम्पीचमेंट करना है, प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट का चलाना है, तो उसके लिए पहले उन्हें मोशन लाना पड़ेगा। ठीक है, और जो वो मोशन लेके आएंगे उस मोशन का नाम होगा सब्सटेंटिव मोशन। यानी कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उसके लिए वो प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब आपके मिनिस्टर या फिर जो प्राइवेट मेंबर है वो सब्सटेंटिव मोशन लेके आए, और वो मोशन अगर मान लेते हैं हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि जो भी प्रोसेस होता है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा अगर वो मोशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो ठीक है, तो ये था सब्सटेंटिव मोशन, जो कि कुछ ही ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं या फिर कुछ ही इंपॉर्टेंट ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे सब्सटेंटिव मोशन को लाया जाता है। देन हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही है। इट इज़ अ मोशन दैट इज़ मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव टू इट। यानी कि हाउस में एक ओरिजिनल मोशन चलाया जा रहा था, बट क्योंकि वो उस ओरिजिनल मोशन में लोगों की जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति नहीं बन पा रही थी, अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, सब अपने ये कह सकते हैं कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो उसके बदले एक और उन्होंने मोशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जो ओरिजिनल मोशन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसकी जगह वो एक दूसरा मोशन आ गया जिसको हम क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूट मोशन। ठीक है, एंड इफ़ अडॉप्टेड बाय द हाउस, अगर ये मोशन अडॉप्ट कर लिया जाता है तो वो ओरिजिनल मोशन को सुपरसीड कर देगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि जो हाउस की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, तो उस टाइम पे एक मोशन को स्टार्ट किया गया था, जैसे कि सब्सटेंटिव मोशन को उन्होंने स्टार्ट किया, और उस मोशन में मान लेते हैं वो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलाना चाहते थे। ठीक है, तो जो इसको हम मान सकते हैं कि ओरिजिनल मोशन था, कि मतलब हाउस में इस तरीके का जो सब्सटेंटिव मोशन है उसको स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट करने के बाद जो भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट था उसका प्रोसीजर चला। बट क्योंकि मान लेते हैं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया आउटसाइड द पार्लियामेंट, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उस इशू पे बात करना है, मान लेते हैं कहीं किसी जगह राइट्स हो गए हैं या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो गया जहाँ पे मेंबर्स को जो है उसमें डिस्कशन करना ज़रूरी है कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्योंकि जो ओरिजिनल मोशन ऑलरेडी चल रहा था, सब्सटेंटिव मोशन जहाँ पे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही थी, बट क्योंकि उस मैटर को अब साइड रख दिया गया है और उसकी जगह एक और मोशन लाना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट जो भी हो रहा है उस पर डिस्कशन करने के लिए,
तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल मोशन चल रहा था उसको सुपरसीड कर दिया इस नए वाले मोशन ने, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये जो सब्स्टिट्यूट मोशन उसके बाद लाया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल मोशन में तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा था, और अब जो मोशन ला रहे हैं उसमें वो जो मैटर जो अभी इमीडिएटली कुछ ऐसा कॉज हुआ है उसके कारण जो उस पर डिस्कशन करना है, तो वो एक सब्स्टिट्यूट मोशन हो जाएगा। और अगर इस सब्स्टिट्यूट मोशन को पूरा का पूरा हाउस अडॉप्ट कर लेता है कि नहीं भाई इस मैटर पे बातचीत करना ज़रूरी है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट थोड़ा सा डिले कर जाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। बिकॉज प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट अगर मोशन चल रहा है तो वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उस समय कोशिश की जाती है कि वही मोशन के थ्रू जो भी काम करना है वो चीज़ वो करें, ठीक है। बट क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैंने सब्सटेंटिव मोशन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल मोशन चल रहा था सब्सटेंटिव मोशन, उसको सुपरसीड कर दिया है इस सब्स्टिट्यूट मोशन ने। और इस सब्स्टिट्यूट मोशन में क्या डिस्कस होगा, कोई भी ऐसा मैटर जो भी लगे उन्हें कि भाई कुछ इमीडिएट है इस पर डिस्कशन करना, अगर हाउस ने इस सब्स्टिट्यूट मोशन को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर उसमें चर्चा वगैरह डिस्कशन वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम कहेंगे जो ओरिजिनल मोशन था उसको सुपरसीड कर दिया इस सब्स्टिट्यूट मोशन ने। अब जो ओरिजिनल मोशन होगा उस पर बातचीत बंद हो जाएगी, और जो सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया है जिस चीज़ के लिए लाया गया उस पर फिर डिस्कशन शुरू होंगे, सब अपनी राय देंगे किस तरीके से मैटर को सॉल्व करना है। फिर उस मैटर पर वोटिंग की जाएगी, अगर मान लो कुछ भी वहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकालना होगा कि किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो होता है सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, यानी किसी भी ओरिजिनल मोशन को जो मोशन चल रहा है हाउस में उसको बीच में रोक कर एक नया मोशन अगर लेके आ रहे हो और उस नए मोशन को पूरा का पूरा हाउस अडॉप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे जो पहले से जो ओरिजिनल मोशन चल रहा है उसको सुपरसीड कर देगा ये सब्स्टिट्यूट मोशन। नेक्स्ट हमारा मोशन है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन में कहा गया है इट इज़ अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, इसके कोई मीनिंग नहीं होता, एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल मोशन, यानी जब तक हाउस एक ओरिजिनल मोशन को रेफर ना कर ले तब तक इस सब्सिडरी मोशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। इसको फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल मोशन है वो ए है, ठीक है, और मान लेते हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं कि मान लेते हैं कि कुछ एक्स है कि इस मैटर पे बातचीत करनी है, एक वाई है, एक जेड है, तो ये सब क्या हो जाएंगे एक्स वाई जेड, इसके सब्सिडरी मोशन हो जाएंगे, और जो ओरिजिनल मोशन है वो ए रहेगा, ठीक है। तो जो एक्स है, वाई है, जेड है, ये सब्सिडरी मोशन है जिनके अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। इनका मीनिंग कब डिफाइन होगा, जब आप ओरिजिनल मोशन के साथ इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल मोशन है वो लाया गया है इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि जो कोरोना है उसे किस तरीके से टैकल करना है, कैसे इसको इसके जो केसेस है उसे रिड्यूस करने हैं, ठीक है। तो इस पे मतलब मान लो बात हो रही है, उसके लिए एक ओरिजिनल मोशन लाया गया है। अब इसके अलावा कुछ सब्सिडरी मोशंस लाए गए हैं कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, लाइक कि हमारी कंट्री में और किसी स्टेट में कितने बेड्स अवेलेबल हैं लोगों के लिए, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हैं, ताकि जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं उनके लिए उस टाइम पे कितने सिलेंडर्स उनके लिए अवेलेबल हो पाएंगे। सेकंड मोशन लाया गया इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए कि भाई बाहर की जो कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका है, वहाँ पे कोई XYZ नाम की कंपनी है जो इस वैक्सीन पे काम कर रही है, तो क्या उस वैक्सीन को अप्रूवल देना है नहीं देना है, ताकि वो इंडिया में भी आएगी और इंडिया में भी किस तरीके से फिर वो हम अपने सिटीजन्स को लगवाएंगे, ठीक है। तो इस पर बात हो रही है। थर्ड मैटर मान लेते हैं कि किस तरीके से जो मास्क हैं वो हम बाहर की कंट्री से ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज हमारे यहाँ मास्क की कमी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा चौथा मैटर आप ये ले सकते हो कि जो वैक्सीन आएगी क्या हम उसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए बेसिकली अलाउ करेंगे, या फिर जो ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो 18 ईयर्स से नीचे है क्या उनको अलाउ करेंगे। तो मेन जो ओरिजिनल मोशन था वो था कोरोना को किस तरीके से टैकल करना है, उसके केसेस रिड्यूस करना है, ये ओरिजिनल मोशन था। और बाकी ये जो मैटर्स में आप बातचीत हो रही है वो क्या है, एक सब्सिडरी मोशन ला के इन पर बातचीत की जा रही है, चाहे वो इस पर बातचीत हो रही है चाहे कि बेड्स कितने अवेलेबल हैं, या फिर इस पे बातचीत हो रही है कि बाहर की कंट्री में किस तरीके से वैक्सीन बन रही है उसको अप्रूवल देना है नहीं देना, या फिर जो मास्क है हमारी कंट्री में ख़त्म हो रहे हैं तो बाहर से कंट्री से ऑर्डर करना है नहीं करना, और जो वैक्सीन बन के आएगी क्या उसे प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको उसके लिए अवेलेबल करवाना है या नहीं करवाना। तो ये सारे जो मैटर्स हैं, ठीक है, इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उन्हें ओरिजिनल मोशन के साथ नहीं समझेंगे, ठीक है। यानी बेड्स अवेलेबल हैं या नहीं, अगर ये मोशन पे बातचीत हो रही है, ये एक सब्सिडरी मोशन है, तो जो हमारे जो भी हाउस होगा वो इस पे डिसीजन कैसे देगा जब तक वो ओरिजिनल मोशन को ना कंसिडर करे, बेड्स अवेलेबल हैं या नहीं, किस चीज़ के लिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना के टाइम पे बेड्स अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ को देख कर ही वो उस चीज़ पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेन समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो आपका ओरिजिनल मोशन है, ठीक है, तो वो ओरिजिनल मोशन है उसके कह सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए बाकी सब्सिडरी मोशंस लाए गए हैं, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसको डिस्कस करने के लिए। और ये जो सब्सिडरी मोशन हमने लेके आए हैं उसका खुद में कोई मीनिंग नहीं है,
ठीक है। बिकॉज अलग से अगर आप ये डिस्कस कर रहे हो कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी, मास्क को किस तरीके से इम्पोर्ट करना है, कैसे जो है वैक्सीन का अप्रूवल देना है, तो इनका खुद का इंडिविजुअल मीनिंग नहीं है। इनको अगर हम ओरिजिनल मोशन के साथ अगर पढ़ते हैं, इसको रेफ़र करते हैं, तब जाके इसका मीनिंग निकल के आता है कि ओके मास्क अवेलेबल नहीं है बिकॉज कोरोना चल रहा है, इसलिए इसको इम्पोर्ट करना ज़रूरी है। वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो कोरोना के लिए बनाई जा रही है, किस तरीके से कोरोना को टैकल करना है, क्या उसको प्रेग्नेंट लेडी के लिए अप्रूवल देना है या नहीं देना। तो वही चीज़ है, जब तक आप इसको ओरिजिनल मोशन के साथ रेफर नहीं करोगे तब तक इस पर डिस्कशंस पार्लियामेंट में जो भी हाउसेस है वो नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये चीज़ होता है सब्सिडरी मोशन, जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है एंड इट कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो सब्सिडरी मोशन है इसको डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरीज़ में। सबसे पहली कैटेगरी है एंसिलरी मोशन। इस मोशन को बेसिकली इसलिए लाया जाता है कि जो रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग होती है विद वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी जो हर दिन का जो रेगुलर प्रोसीडिंग्स की जाती है हाउस की। ठीक है। कि पहले आपका क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, उसके बाद जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, लोकसभा का अलग होता है 2 से 6, फिर आपका राज्यसभा का होता है। तो उन रेगुलर प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए जो भी वेरियस डिस्कशंस या फिर वेरियस काइंड ऑफ बिजनेसेस उस पर्टिकुलर डे में डिसाइड कर रहे कि हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ये काम करेंगे, इस बिल को पास करवाएंगे, तो वो सारे बिजनेसेस जो होते हैं उन्हें स्टार्ट करने के लिए एंसिलरी मोशन लाया जाता है। नेक्स्ट इज सुपरसीडिंग मोशन। इट इज़ मूव्ड इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लेते हैं कि हाउस में एक मैटर के ऊपर डिबेट चल रही थी, तो ऑलरेडी उस मैटर को डिस्कशन करने के लिए एक मोशन ऑलरेडी पास कर दिया था हाउस में, एंड उस मोशन को जब पास किया गया उस पर उस मैटर के ऊपर डिबेट चल रही थी। मान लेते हैं वो मैटर जो है कोरोना से रिलेटेड कोई मैटर है कि किस तरीके से हमें वैक्सीन को स्टार्ट करना है जो ओल्ड एज पीपल है उनके लिए, क्योंकि जो एज क्राइटेरिया सेट करना है कि पहले हम इतने से इतने एज की ग्रुप को पहले वैक्सीन देंगे। ठीक है। या फिर हम पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। तो इस मैटर के ऊपर मान लो डिबेट चल रही है। ठीक है। तो जैसे इस मैटर के ऊपर डिबेट चलना स्टार्ट हुआ और उस डिबेट को चलते चलते मान लो कोई एक ऐसा इशू है जो सामने निकल के आया। ठीक है। कि मान लेते हैं कि ये इशू निकल के आया कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी होती है, बिकॉज जब आप ओल्ड एज में होते हो तो अदर प्रॉब्लम्स आपको सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं आपको कोई हार्ट अटैक का किसी को इशू है, किसी को हाई बीपी का इशू है, किसी का कोई ऑपरेशन हो रखा है, किसी को ऑलरेडी जो है कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में रेस्पिरेशन कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे ओल्ड एज पीपल जिनको ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैक्सीन कहीं गलत रिएक्ट कर दे, बिकॉज ऑलरेडी उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस मैटर के ऊपर वो डिस्कशन कर रहे थे, बट ये एक इशू और निकल के आ गया कि भाई अब ओल्ड एज पीपल को किस तरीके से हम मतलब वैक्सीन लगाएं, कि हम इस तरह का क्राइटेरिया बना दें कि जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रॉब्लम क्रिटिकल है उनको अभी वैक्सीन ना दें, या फिर सिर्फ उनको वैक्सीन दे जो भी जिनको काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो ये जो मैटर है इस पर डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में। ठीक है। तो ये जो अनदर इशू जो निकल के आया है इसके ऊपर से, तो उस मोशन उसको उस इशू पे बातचीत करना ज़रूरी है। तो उस इशू पे बातचीत करने के लिए एक मोशन लाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि जब मन चाहा आपने दूसरा इशू पे स्टार्ट कर दिया और सभी मेंबर्स को बोला कि अब छोड़ो पहले वाला जो इशू था उसे छोड़ो, हम दूसरे इशू पे बात करते हैं। तो कुछ भी चीज़ अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आपको मोशन लेके आना ज़रूरी है। तो ये जो अनदर इशू जो डेवलप हुआ है इस पर्टिकुलर डिबेट से, तो उस इशू पे बातचीत करने के लिए आपको जो मोशन लाना पड़ेगा वो मोशन क्या होगा, सुपरसीडिंग मोशन। और उस मोशन के थ्रू क्या होगा, जो अभी जो इशू निकल के आया उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत जैसे उस पर ख़त्म हो जाएगी, फिर जो मेन इशू था, जो मेन डिबेट जिस टॉपिक पे चल रही थी उस पर डिस्कशंस फिर किया जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो मेन इशू था जिससे बातचीत चल रही थी वो ये था कि जो वैक्सीन है सबसे पहले हम किसको दें, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दें या फिर ओल्ड एज पीपल को। तो इस पर ऑलरेडी डिबेट चल रहा था, बट मेन इशू निकल के आया कि जो ओल्ड एज पीपल ने ऑलरेडी इतनी सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम से वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी इतनी सारे जो है बीमारियाँ हैं, तो उस केस में उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करना या नहीं करना। तो ये जो अनदर इशू निकल के आया, इस इशू पर डिबेट करने के लिए सुपरसीडिंग मोशन चलाया जाएगा एंड उस मोशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा हाउस के द्वारा। तो उस पर डिबेट होंगे, उसमें डिस्कशंस होंगे किस तरीके से काम करना है, क्या नहीं करना। और जैसे ही उस मैटर के ऊपर अच्छे से डिबेट हो जाएगी, देन वापस से जो वो डिबेट चल रही थी कि सबसे पहले वैक्सीन हम किसको दें, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दें या ओल्ड एज पीपल को दें, फिर उस मैटर पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोशन है अमेंडमेंट मोशन। अमेंडमेंट मोशन बेसिकली लाया जाता है टू मॉडिफाई और सब्स्टिट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। ठीक है। तो मान लेते हैं कोई ओरिजिनल मोशन था ए नाम का। ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशंस करना था। ठीक है। मान लो जो ओरिजिनल मोशन लाया गया था उस ओरिजिनल मोशन में मान लो एक मैटर पे डिस्कशन किया गया।
ठीक है, दूसरा मैटर भी था उसमें, तीसरा चौथा था। तो मान लेते हैं कुछ एक मैटर के ऊपर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है या फिर उसमें कोई चेंजेस लाने हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट मोशन लाना पड़ेगा। और जो भी चीज़ें हाउस के अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ उसमें चेंज करनी चाहिए, इस तरीके से उसको मॉडिफाई करना चाहिए, और उस मॉडिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिनल मोशन का कुछ ही पार्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हो अमेंडमेंट मोशन के। मतलब ऐसा नहीं करना है कि जो ओरिजिनल मोशन है पूरा का पूरा आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी कोई भी एक पार्ट जिसको लगता है कि उसमें चेंजेस लाने ज़रूरी हैं उसको ही आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो अमेंडमेंट मोशन के थ्रू। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ओरिजिनल मोशन आया है कि किस तरीके से जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर बातचीत करनी है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्कीम में हमने देखा था बहुत से चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही थी, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रही थी, कंसेशंस दे रही थी कि जो इन सेक्टर्स में काम करेगा वो जो इतना प्रॉफिट कमाएगा, फिर उसको जो इतने पर्टिकुलर सामान को प्रोड्यूस करेगा उससे इतना गवर्नमेंट की तरफ से मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर जो ओरिजिनल मोशन लाएगा और उसके बहुत सारे पार्ट्स थे कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लेके आएंगे या फिर जो आपका जो ऐसे सेक्टर्स है, मेडिसिन सेक्टर्स है, उसमें लेके आएंगे। तो मान लेते हैं किसी एक पार्ट में कुछ एक प्रोविजंस थे जो काफ़ी ज़्यादा मान लेते हैं बाकी मेंबर्स को लगा होगा कि नहीं अभी इतना पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू इस सेक्टर पे लगाना सही नहीं है, बिकॉज अब ऑलरेडी कोरोना के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है। जो हमारे ऐसे लेबर्स हैं जो अपने अपने काम को छोड़ के घर चले गए, उनको भी पैसा देना ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। तो ऐसा करते हैं कि आप इस स्कीम में जो इस सेक्टर में जितना पैसा कर रहे थे इस पैसे को कम कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ भी मॉडिफिकेशन जो आप कर रहे हैं किसी भी एक पार्ट में, तो वो मॉडिफिकेशन आप बोल के तो कर नहीं सकते कि भाई इसमें ये चेंज कर लो, उसमें वो चेंज कर लो। आपको बाकायदा एक अमेंडमेंट मोशन आना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में ये चेंजेस होने चाहिए थे कि यहाँ पे पैसा कम कर दो, या फिर इस सेक्टर में अब इतनी ज़रूरत नहीं है इस पैसे को लगाने की, अभी हम दूसरे सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं। तो वो चीज़ आप मॉडिफाई कर सकते हो कैसे, अमेंडमेंट मोशन को लाके। ठीक है, ताकि जो ओरिजिनल मोशन था आपका उसके किसी पार्ट में आप मॉडिफाई कर सको, पूरा का पूरा ओरिजिनल मोशन को आप करेक्ट नहीं करना है, सिर्फ कुछ ही एक पार्ट में आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट मोशन है वो है क्लोजर मोशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। यानी हाउस के सामने एक मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है। अब एक मेंबर को लगता है, मान लेते हैं कि अब बहुत ज़्यादा डिबेट हमने उस मैटर के ऊपर कर दी है, तो अब इसको कट शॉर्ट करके इस पर वोटिंग ले ली जाए और उस मैटर को फिर ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो अगर मान लो डिबेट बहुत ज़्यादा हो गई किसी मैटर पर और अब ज़रूरी है कि इस पर वोटिंग स्टार्ट करना, तो वोटिंग स्टार्ट करने के लिए जो मोशन लाया जाता है वो है क्लोजर मोशन। ठीक है, इफ़ द मोशन इज़ अप्रूव्ड बाय द हाउस, यानी हाउस के द्वारा इस मोशन को अप्रूव कर दिया जाता है, तो जो भी डिबेट चल रही थी उस मैटर के ऊपर वो सारी की सारी डिबेट स्टॉप हो जाएगी और सारा का सारा मैटर जो है फिर वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा हाउस के सामने। फिर हाउस जो है उस पर डिसाइड करेंगे कि जो भी हमने डिबेट किया है कौन कौन से लोग उस पर एग्री करते हैं, कौन कौन उस पर अगेंस्ट है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मैटर के ऊपर एग्री करते हैं तो वो पास हो जाएगा, जो एग्री नहीं करते हैं फिर उसमें देखा जाएगा किस तरीके से उसमें चेंजेस ला के उन्हें एग्री करवाना है या फिर पर्टिकुलर जो भी इशू है उसको फिर बंद करना है। ठीक है, अब ये जो क्लोजर मोशन है आपको डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्लोजर की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैव बीन सफिशिएंटली डिस्कस बी नाउ पुट टू वोट। यानी सिंपल क्लोजर में क्या होगा, सिंपल होगा कि यहाँ पे मेंबर को लगता है कि जो भी मैटर पे हम डिस्कशन कर रहे थे वो सफिशिएंटली हमने डिस्कस कर लिया, अब और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारे के सारे मैटर को जिस पे हमने डिस्कशन किया है उसको अब सीधा वोट के लिए रख दो। तो अगर इस तरीके से चीज़ें करनी है तो उसको सिंपल मोशन क्लोजर मोशन को पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही सिंपल क्लोजर मोशन पास हो जाएगा तो सारे के सारे मैटर को वोट के लिए रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस केस द क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ लेंदी रेजोल्यूशन, मान लो कोई एक बिल है उसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस थे, A B C D, मान लो बहुत सारे क्लॉजेस थे, या फिर एक रेजोल्यूशन था जो बहुत ही ज़्यादा लंबा रेजोल्यूशन था, तो उसको क्या किया है, दे आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। यानी डिबेट स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर बिल को हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यानी जो बिल था वो बिल इतना बड़ा था कि उसको एक साथ डिस्कशन कर पाना मुश्किल था, तो उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में जो है ब्रेक कर दिया कि पहले हम पार्ट 1 को उठाएंगे और उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है उसको हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट को उठाएंगे, फिर उसको डिस्कशन करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को उठाएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर बिल को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में बांट के हर एक कंपार्टमेंट को फिर आपने अलग अलग उस पर डिस्कशंस किए, उस पर डिबेट किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर कि इन दिस केस द क्लॉजेस ऑफ अ बिल और लेंदी रेजोल्यूशंस आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट एंड द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल। यानी सारे के सारे मैटर्स पे जो भी आपने डिफरेंट कंपार्टमेंट में मैटर्स को डिवाइड किया था उस पर सब में डिबेट होगा एंड डिबेट होने के बाद इंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। यानी कि
आपने एक पर्टिकुलर बिल को जब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया और हर एक कंपार्टमेंट को आपने अलग 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 तरीक़ों से डिस्कशन उसमें कर लिया, डिबेट वगैरह कर लिया, और जब वोटिंग की बारी आई तो आपने हर एक मैटर पे वोट नहीं करके आपने सारे के सारे मैटर को एक साथ क्लब करके उसमें वोटिंग शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जिस तरीके से अभी देखा था कि कोरोना के लिए कोरोना को किस तरीके से उसके जो केसेस है कम करने हैं, उसको टैकल करने हैं, उसके लिए मान लेते हैं कोई एक मोशन आया। अब उसके लिए कोई मान लो एक बिल आया कि किस तरीके से हमें काम करना है, तो उसके बहुत सारे पार्ट्स थे कि किस तरीके से हमें जो हमारी मास्क की कमी हो रही है कैसे हमें और मास्क को इंपोर्ट करना है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें किस तरीके से वैक्सीन प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है, बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है कैसे हम इंश्योर करें कि और ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं, ऐसे लोग जो कि काफ़ी क्रिटिकल हो रहे हैं कोरोना के केसेस के कारण, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। तो ये सारे क्या थे, इस पर्टिकुलर बिल का पार्ट था। उस सारे कह सकते हो बिल इतना बड़ा था, उसके अंदर ये सारे मैटर्स लिखे हुए थे, तो इसलिए हर एक पॉइंट को जो है डिफरेंट तरीक़ों से यानी डिफरेंट कंपार्टमेंट वाइज जो है उसको डिस्कशन कर दिया कि हाँ पहले हमने डिस्कशन कर दिया कि बेड्स को अवेलेबल करवाओ, ऑक्सीजन सिलेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करो ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा पाए। तो इस मैटर पर अच्छे डिस्कशन हो गया। फिर दूसरा मैटर उन्होंने उठाया कि हाँ ठीक है कि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अभी ऐसा करते हैं कि उनके लिए वैक्सीन उनको अभी नहीं लगाते, पहले जो ऐसे नॉर्मल मेंबर्स हैं या फिर जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनको पहले वैक्सीन दे देते हैं। फिर तीसरा मैटर उठाया कि चलो ठीक है मास्क की कमी हो रही है तो हम ऐसा करते हैं किसी और कंट्री से मास्क ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने डिफरेंट मैटर्स पे अपने डिबेट्स कर लिया। पर जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो हर एक मैटर को सेपरेटली वोट नहीं करेंगे कि चलो वोट करते हैं कि कितने लोग सहमत है कि वुमेन को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको बेसिकली वैक्सीन देना या नहीं देना। तो उसमें कुछ लोग होंगे जो उनकी हाँ बोल रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो ना बोल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंट मैटर्स थे उनको अलग अलग से वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे के सारे जो पार्ट्स थी उस बिल के उसको एक साथ वोट करना है। ठीक है, और जब आपको एक साथ वोट करना है तो उस चीज़ को करने के लिए आप क्या लेके आओगे, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे ही क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का मोशन लेके आ गया कोई मेंबर, तो उस केस में जो भी उस लेंथी बिल को हमने कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था उस सभी को इंटायर पार्ट को हम वोट के लिए डाल देंगे, और फिर जितने लोग उससे सहमत होंगे तो उसको फिर उस तरीके से पास करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर का मतलब है अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड द इंटरवीनिंग क्लॉजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टाइम एज पास्ट। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं एक बिल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं। कुछ क्लॉज ऐसे हैं, मान लो 1 2 3 4 5, एक पर्टिकुलर बिल में 5 क्लॉजेस दे रखे हैं, और उन 5 क्लॉजेस में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट है और सब में डिस्कशन करना ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि जब मेंबर्स को लग रहा है कि उस पर्टिकुलर बिल में सारे के सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको अलग अलग तरीके से डिबेट करना ज़रूरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कंगारू क्लोजर मोशन को लेके आएंगे, और उस मोशन को लाने के बाद वो सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि क्लॉज 1 जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो उस पर उन्होंने डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद तुरंत वोटिंग कर दी। ठीक है, कितने लोग उस पर्टिकुलर से सहमत हैं तो वो पता कर लिए। फिर मान लेते हैं क्लॉज 2 ने लगा कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको स्किप कर दिया कि इस पर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्लॉज 3 देखा तो वो भी लगा कि नहीं ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको भी उन्होंने स्किप कर दिया। फिर क्लॉज 4 देखा कि नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है, डिबेट होना ज़रूरी है, तो उन्होंने अच्छी खासी डिबेट करी, और डिबेट करने के बाद साथ साथ वोटिंग भी कर दी। फिर उन्हें क्लॉज 5 देखा तो उन्होंने लगा कि हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉज है, तो इस केस में उन्होंने अच्छे से डिबेट किया और साथ साथ वोटिंग भी कर दी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब होंगी तो कैसे की जाएंगी, कंगारू क्लोजर मोशन को लेके आके। यानी कंगारू क्लोजर मोशन में आपको सारे के सारे क्लॉजेस पे डिबेट और वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर्स को अगर लगता है कि जो जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं सिर्फ उन्हीं पे डिबेट होना चाहिए और डिबेट होने के बाद उन्हीं पे वोटिंग होनी चाहिए, तो वो कंगारू क्लोजर मोशन को लाके ऐसा कर सकते हैं। और जो बीच में स्किप कर दिए हैं जिन जिन चीज़ों को उनको कहा जाएगा कि ये भी पास कर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो भले ही आप देख सकते हो कि जो क्लॉज नंबर 2 था और क्लॉज नंबर 3 था उसको ना ही उस पर डिस्कशन किया गया और ना ही उस पर वोटिंग मांगी गई, बट एंड ऑफ द डे ये कहा जाएगा कि जो सारा का सारा जो नहीं भी डिस्कस किया, ना ही उस पर वोटिंग की गई, वो भी पास मान लिया जाएगा कि वो चीज़ भी पास हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा कंगारू क्लोजर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं गुलेटिन क्लोजर। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ रेजोल्यूशन आल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन ड्यू टू वांट टाइम एज द टाइम अलॉटेड फॉर द डिस्कशन इज़ ओवर। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे हमने कंगारू क्लोजर को मान लेते किसी मेंबर लेके आए, तो कंगारू क्लोजर में क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर बिल है उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को उन्होंने डिस्कस किया। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा, उन्होंने फर्स्ट वाले क्लॉज को डिस्कस किया, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को छोड़ दिया, 4 को डिस्कस किया, 5 को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये इन्होंने कंगारू क्लोजर मोशन को लेके आके इन्होंने डिस्कस किया। अब मान लेते हैं जो 2 और 3 है, ठीक है, उन्हें उस टाइम लगा कि जो 2 और 3 क्लॉज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है उस पर डिबेट और डिस्कशन करना, उस पर वोटिंग करना। ठीक है,
बट यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें लगता है कि चलो ठीक है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस पर डिस्कशन करें, ठीक है। 2 और 3 पे, जो 2 और 3 वाला क्लॉज है, तो वो जो अनडिस्कस्ड क्लॉज रह गए हैं, ये 2 और 3 जो अनडिस्कस्ड क्लॉज रह गए हैं उस पर्टिकुलर बिल या फिर कोई भी रेजोल्यूशन के, भले ही हम इनको डिस्कस ना कर पाएँ बट इसको वोटिंग के लिए तो डाल ही सकते हैं, ठीक है। कितने लोग पर्टिकुलर क्लॉज से सहमत है, कितने नहीं, ये तो पता कर सकते हैं। तो जब ऐसे अनडिस्कस क्लॉज को, जिसको आपने डिस्कस नहीं किया है बट आप, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, एंड बट आपके पास, आप क्या कर सकते हो, आप वोटिंग कर सकते हो, तो उस केस में आप बुलेटिन क्लोजर मोशन को लेके आओगे, ठीक है। तो बुलेटिन क्लोजर मोशन तब लाया जाता है जब ऐसा कोई अनडिस्कस क्लॉज, ऐसा कोई क्लॉज जिसको डिस्कस नहीं कर पाया आप, बट क्योंकि आप डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि आपको उस समय लग रहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपने उसको डिस्कस नहीं किया और ऐसे ही आपने कह दिया कि ये भी पास हो गया, बट आपको लगता है कि नहीं, उतना इंपॉर्टेंट चलो वो नहीं था कि हम उस पर डिस्कशन कर पाएँ, बट इतना तो है कि हम उस पर वोटिंग ले सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कितने लोग उससे सहमत है, तो उस केस के लिए बुलेटिन क्लोजर मोशन को लेके आया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हमने क्लोजर मोशन देखे जो कहीं ना कहीं क्या काम कर रहे हैं, ऐसे मैटर्स जिन पे काफ़ी डिबेट हो गई है उनको एक तरह से वोटिंग के लिए डाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो हमने देखे हैं 4 तरह के सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर, बुलेटिन क्लोजर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोशिश की है मैंने कि आपको एग्जाम्पल से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिविलेज मोशन। तो बेसिकली प्रिविलेज मोशन जो है लाया जाता है तब अगर मान लेते कोई मिनिस्टर है, उसने अपनी ये जो प्रिविलेज, जो हर एक मिनिस्टर को, जैसे कि हम देखते हैं कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती हैं, अगर कोई एक मिनिस्टर उस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करने की कोशिश करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उस केस में कोई भी मेंबर, अगर उस मेंबर को लगता है कि भाई उस मिनिस्टर ने एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है हाउस के सामने रखी हुई है, एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो जनता के सामने लेके आ रहा है, जिसके कारण आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस केस में मेंबर अगर चाहें तो उस मिनिस्टर के खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हैं। और मोशन जब भी लाया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि उस मिनिस्टर को कुछ सज़ा दी जाएगी कि आप इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते, जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए उसे गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया, इट इज़ मूव्ड बाय द मेंबर व्हेन ही फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ अ प्रिविलेज ऑफ अ हाउस, यानी हाउस ने जो प्रिविलेज उस मिनिस्टर को दी थी, उसने उस प्रिविलेज को कहीं ना कहीं ब्रीच करने की कोशिश की है। वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय विदहोल्डिंग फैक्ट ऑफ अ केस और गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स वगैरह उसने प्रेजेंट करे हैं मिनिस्टर ने सबके सामने, हाउस के सामने, तो उस केस में कोई भी मेंबर चाहे तो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आ सकता है। एंड इसका मेन पर्पस ये होता है किसी तरीके से उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को सेंसर किया जाए, यानी उसको सज़ा दी जाए कि आपने जो काम किया है वो गलत है, आप उसको आगे से ऐसा नहीं करोगे, ये पहले आप कमिट करो, अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो फिर आपके खिलाफ जो भी पर्टिकुलर स्टेप है, जो भी मतलब जो भी कार्यवाही करनी है, फिर वो लोग हाउस के मेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वार्निंग दी जाती है मिनिस्टर को कि आप इस तरीके से अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच नहीं कर सकते। तो याद रखना, ये जो प्रिविलेज मोशन है कोई भी मेंबर लेके आ सकता है मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है हाउस की, जहाँ पे मिनिस्टर्स के सामने कुछ ना कुछ डिस्कशंस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं किसी एक मेंबर को, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, उसको लगता है कि जो मिनिस्टर है उससे उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब ऐसा मैटर जो कि काफ़ी अर्जेंट है और पब्लिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उस मैटर के ऊपर जो है चर्चा होनी चाहिए, और जो मिनिस्टर है उसका ध्यान जो है उस पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर के ऊपर रखना ज़रूरी है। तो उस केस में उस पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जा सकता है, सो दैट वो मिनिस्टर का ध्यान इस और खींचे कि देखो कि भले ही आप पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पे आप बातचीत कर रहे हो, पर ये जो मुद्दा मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके ऊपर बातचीत करना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मोशन को लाके कहीं ना कहीं मिनिस्टर का जो अटेंशन है वो एक तरह से सीख करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो मिनिस्टर है वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर अपना ध्यान दें और उस पर बातचीत करें, और उनका जो भी स्टेटमेंट होगा उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर उसको कहीं ना कहीं देखा जाए क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से वो उस मैटर के ऊपर जो है डील करेंगे, कैसे उस मैटर को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हमारा जो ज़ीरो आवर था वो एक इंडियन इनोवेशन था, इंडिया ने इसको इनोवेट किया था, इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में उस चीज़ को रखा हुआ था। तो सेम आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये भी एक इंडियन इनोवेशन ही है, ठीक है। एंड ये कब एग्जिस्टेंस में आए, 1954 में। तो आप सोच सकते हैं कि 1954 में ही इसको एग्जिस्टेंस में ला दिया गया था, तब से ही कॉलिंग अटेंशन मोशन को लाया गया है, ठीक है।
बट आपको देखने को मिलेगा कि 0 आवर्स के बारे में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन नहीं था, बट कॉलिंग अटेंशन मोशन को मेंशन किया गया रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि ऑलरेडी जो भी मतलब जो भी मैटर्स के ऊपर डिस्कशन हो रहे हैं पार्लियामेंट में, अगर मान लेते हैं मेंबर को लग रहा है कि जो डिस्कशंस कर रहे हैं मैटर्स के ऊपर, उससे भी इंपॉर्टेंट कोई एक मैटर है जो कि जिस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है, पर हमारे जो मिनिस्टर है उसका ध्यान उस डिस्कशन या फिर उस मैटर के ऊपर नहीं जा रहा है, तो ज़रूरी है कि उनका ध्यान उस मैटर के ऊपर डालें। तो उसके लिए कैसे आप उनका अटेंशन उस मैटर के ऊपर लेके आ सकते हैं, जब मेंबर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन को लेके आएंगे और उस मोशन के थ्रू उस मैटर के ऊपर वहाँ पे डिस्कशंस किए जाएंगे और जो भी मिनिस्टर होंगे उससे फिर जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडजॉर्नमेंट मोशन। तो एडजॉर्नमेंट मोशन में आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि जो पूरा का पूरा हाउस है, ठीक है, उसका ध्यान एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो कि काफ़ी अर्जेंट मैटर है उस पर ध्यान एकत्रित करने के लिए जो है एडजॉर्नमेंट मोशन को लाया जाता है। और इस मोशन को लाने के लिए कम से कम जो है 50 मेंबर का सपोर्ट होना ज़रूरी है, यानी 50 मेंबर अगर सपोर्ट में है कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट मैटर है इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है पूरे के पूरे हाउस का। ठीक है, तो यानी इससे पहले जो हमने कॉलिंग अटेंशन देखा था वहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर का ध्यान उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर लाने की बात की जा रही थी, बट जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा का पूरा हाउस है उसका ध्यान उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जो कि काफ़ी अर्जेंट मैटर है, जो पब्लिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है वो मैटर है। तो उस केस में जो हाउस के 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए उस मोशन के ऊपर, कि अगर 50 मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू उस मैटर को डिस्कस करना है, तभी जाके जो है इस मोशन को लाया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है कि भाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई 50 मेंबर का पहले सपोर्ट चाहिए, उसके बिना इसको ला नहीं सकते। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मोशन जब लाया जाएगा तो जो नॉर्मल बिजनेस है हाउस का उसको इंटरप्रेट करेगा, यानी कि एक नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस का, जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने तय किया था कि हम इतने से इतने टाइम पर ये चीज़ करेंगे, इतने से इतने टाइम पर हम ये वाला जो बिल है उस पर डिस्कशन करेंगे, इतने से इतने टाइम पर हम इस मैटर के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। तो एक नॉर्मल बिजनेस जो है पहले ही तय कर दिया जाता है कि आज पूरे दिन में क्या क्या काम हमें करने हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक ऐसा मैटर निकल के आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अचानक से इमीडिएटली जो है वो मैटर निकल के आया है। अब क्योंकि आप नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस का उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है और आप एक नॉर्मल बिजनेस जो है हाउस को उसको इंटरप्रेट करने की मतलब कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एग्री नहीं करेगा कि नहीं वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो नॉर्मल बिजनेस हमने तय किया उसको करने देते हैं। बट अगर 50 मेंबर का सपोर्ट मिल जाता है, कि अगर 50 मेंबर जो है कहीं ना कहीं बोलते हैं कि नहीं वो मैटर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही जो नॉर्मल बिजनेस है हाउस का थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाए, यानी वो थोड़ी देर के लिए हम उसको रोक देते हैं, बट इस मैटर के ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है, तब जाके इस मोशन को लाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बेसिकली कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन ऐसी होंगी तभी इस डिवाइस को यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं कर सकते कोई भी मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स अ एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, और ऐसा मोशन ला के कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ एक तरह का सेंसर लाया जा रहा है, मतलब उनसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है, कि आप इस मैटर के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे जो कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में इस डिवाइस को यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज जो लोकसभा होती है वही करंट गवर्नमेंट की पार्टी होती है, जो हाउस जिससे हम कहते हैं कि जो हमारी लोकसभा जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है पीपल की, वो लोकसभा में बैठती है। तो इससे जो सरकार से जहाँ पे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो लोकसभा में होते हैं, मतलब लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो इस मोशन को यूज़ करके जो है सरकार के अगेंस्ट जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मैटर के ऊपर बातचीत करना है वो उससे कर सकते हैं। अब ये जो डिस्कशन है जो होगा इस एडजॉर्नमेंट मोशन के तहत, वो शुड नॉट लास्ट लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि कम से कम अगर ये वाला मोशन को चला दिया गया है कि इस मैटर के ऊपर जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसके लिए कम से कम 2.5 घंटे का टाइम रखा गया है, यानी 2.5 घंटे तक इस पर डिस्कशन किया जाएगा ना, 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं खींचना है उस मैटर को, कोशिश करनी है कि 2.5 घंटे के अंदर वो जो मैटर है वो अच्छे से डिस्कस हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस मोशन के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो राइट टू मूव अ मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बताया गया है कि इट शुड रेज अ मैटर विच इज़ डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, यानी कि आप उन्हीं मैटर को इस मोशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, रेज कर सकते हो जो मैटर काफ़ी डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि जो भी नॉर्मल बिजनेस चल रहा था हाउस का, मान लेते हैं उस टाइम पे अचानक से एक न्यूज़ आई कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे देश में ख़त्म हो गए हैं, तो मेंबर्स को लगा भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो गया और हमारा जो हाउस है उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो वो 50 मेंबर का अगर मान लो सपोर्ट मिल जाता है तो वो इस टॉपिक को उठाएंगे कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर तो पूरे देश में ख़त्म हो गया है, अभी हमें इस पर बातचीत करनी ज़रूरी है। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ 50 मेंबर का सपोर्ट मिल चुका है, वो मैटर सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर
ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं हुए तो लोगों की जान जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग मर सकते हैं। तो उस केस में जो 2.5 घंटे का टाइम अलॉट कर दिया जाएगा एंड देन उस पर जो है फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे हाउस में, ठीक है। तो यानी इस तरह का एक अर्जेंट मैटर होना ज़रूरी है, तभी आप इस मोशन के थ्रू उस मैटर को रेज कर सकते हो, लेके आ सकते हो। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। यानी कि अगर आपने एक मैटर को उठाया है इस मोशन के तहत, आप उसी मैटर पे स्टिक रहो, उससे ज़्यादा टॉपिक्स में आप डिस्कशन नहीं कर सकते। यानी कि आप जो मेंबर थे उन्होंने इस मैटर को उठाया था हाउस में कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कमी हो रही है पूरे देश भर में, तो उस पर बातचीत करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया गया था। बट अगर वो मेंबर साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि यार वैक्सीन कब तक बनेगी, वैक्सीन कैसे लोगों तक पहुंचानी है, तो ये आप नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा मैटर पे आप उस पर्टिकुलर मोशन के थ्रू आप डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपने एक मैटर पे बातचीत स्टार्ट किया तो उसी मैटर को आपको 2.5 घंटे तक डिस्कस करना है। इसके अलावा कोई और मैटर को आपको बीच में नहीं लेके आना है, उसको डिस्कशन में इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंस। यानी ऐसा मैटर होना चाहिए जो रिसेंटली अकर हुआ है एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 हफ्ते पुराना कोई मैटर है उसको आप अचानक से लेके आ रहे हो मतलब हाउस के सामने और कह रहे हो कि भाई इसको डिस्कस करो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई मैटर जो हाल ही के दिनों में आया हो, रिसेंटली अकर हुआ हो, उस मैटर को जो है बेसिकली डिस्कस करने की बात की जाएगी, तभी उस मैटर को उठाया जाएगा जॉर्मन मोशन के थ्रू। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। यानी प्रिविलेज से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन रेज करना हो तो आपको इस मोशन को लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक मोशन है, प्रिविलेज मोशन है। उस प्रिविलेज मोशन में अगर मान लेते किसी मिनिस्टर ने कोई प्रिविलेज को ब्रीच किया, वहाँ पर वो क्वेश्चन उठाइए। इस मोशन के थ्रू आप प्रिविलेज मोशन को या फिर प्रिविलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बिन डिस्कस इन द सेम सेशन। यानी सेम सेशन यानी सेम दिन में, एक ही दिन में अगर मान लेते हो उस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर चर्चा हो चुकी है, तो फिर से आप सेम मैटर को इस मोशन के थ्रू आप डिस्कस नहीं कर सकते। मान लेते हैं जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात जो है इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिस्कशन होना था, तो मान लेते हैं कि जो हाउस की प्रेसिडेंट जब उस पर्टिकुलर दिन में स्टार्ट की गई तो ऑलरेडी सुबह इसके ऊपर अच्छे से मैटर पर चर्चा हो गई है। अब मेंबर्स अगर मान लेते हैं इस इशू को फिर से लेके आ रहे हैं हाउस में इस मोशन के थ्रू, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात हो चुकी है एक पर्टिकुलर सेशन में। तो वापस से आप सेम इशू को जो है इस मोशन के थ्रू डिस्कस नहीं कर सकते हाउस में, ठीक है। बिकॉज 2.5 घंटे का टाइम एक तो अलॉट किया गया है, वैसे ही आप देख सकते हो इतने सारे इशूज़ पर डिस्कशंस होते हैं, आप सेम इशू को 2 बार डिस्कशन करना तो कोई सही बात नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ऐसा कोई इशू जो कि ऑलरेडी सेम सेशन के अंदर डिस्कशन हो चुकी है उसकी, तो आपको अलग से एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज़ अंडर एजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। यानी ऐसा कोई मैटर जो कि कोर्ट की एजुडिकेशन के हैं, यानी कोर्ट उसको कहीं ना कहीं सुन रहा है, उस पर बेसिकली कार्यवाही कर रहा है कोर्ट, तो उस मैटर को यहाँ पे पार्लियामेंट में आप डिस्कस नहीं कर सकते एडजॉर्नमेंट मोशन को लाके, ठीक है। बिकॉज वो कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर आता है, तो कोर्ट को ही बेसिकली उस पर जो भी न्याय वगैरह है या फिर उस पर जो भी डिस्कशन है कोर्ट को करने देते हैं, पार्लियामेंट में उस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। यानी कि आप ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे इस मोशन के थ्रू नहीं लाना है आपको जो कि ऑलरेडी किसी और मोशन के थ्रू लाया जा सकता है। मान लेते हैं कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जैसे आप कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू ला सकते हो, तो आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन के थ्रू इसको लाना चाहिए, ना कि आप एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू इसको लेके आ रहे हो, ठीक है। तो यानी ऐसा कोई मैटर जो मेंबर को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बट उस मैटर को ऑलरेडी किसी और मोशन के थ्रू भी आप ला सकते हो, तो आप उसके थ्रू ही लाओ उसको, फिर आप एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है कहीं ना कहीं रख रखी हैं, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया गया है कि ऐसा कोई मैटर जो सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता हो, जो कि रिसेंटली अकर हुआ हो, उस पर अगर डिस्कशन करनी है और हाउस का जो भी नॉर्मल बिजनेस है उसको इंटरप्ट करके आप उस मैटर को डिस्कस करना चाहते हो, जो कि जिसके लिए 2.5 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है, तो वो मैटर काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए, काफ़ी अर्जेंट मैटर होना चाहिए, तभी आप उसको इस मोशन के थ्रू ला सकते हो, उस पर डिस्कशन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किस तरीके से पास होता है। आर्टिकल 75 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, यानी जो भी काम वो कर रहे हैं उन्हें वो अकाउंटेबल होते हैं कि वो मेंबर्स जो है अगर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो उनका रिप्लाई करें, ठीक है, उन्हें वो बताएं, वो आंसर्स दें उन्हें, ठीक है। बिकॉज लोकसभा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर सबसे पहले वो मेंबर है पर्टिकुलर हाउस का, ठीक है। अब बाकी मेंबर्स अगर उनसे सहमत नहीं है, अगर वो अपना सपोर्ट कहीं खींच लेते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है मिनिस्टर्स को, ठीक है। तो इसलिए मिनिस्टर्स को जो लोकसभा उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठा के काम करना ज़रूरी होता है। It means that the ministry stays in office so long as it enjoy the confidence of the majority of the member of the लोक सभा। यानी लोकसभा में जो मेंबर्स हैं अगर उनका मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट उन मिनिस्टर्स को मिल रहा है तब तक मिनिस्टर्स अपने ऑफिस में एंजॉय कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्होंने वो सपोर्ट खींच लिया, कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो आप सोच सकते हैं कि वो सारे के सारे जो
मिनिस्टर है वो अपने अपने ऑफिस से उन्हें छोड़ना पड़ेगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेंबर्स हैं आपके पार्टी के वो आपको सपोर्ट करते रहें। इन अदर वर्ड्स द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम दी ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि जब ऐसा आप लग रहा है कि भाई पार्टीज़ का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में पास हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, मिनिस्ट्री जो है उन्हें जो भी मिनिस्ट्री होगी वो गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि लोकसभा ने उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को रिमूव कर दिया क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है। एंड मोशन नीड्स टू सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, ठीक है। एंड इस मोशन को लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तब आप इस मोशन को लेके आ सकते हो। और जैसे ही मोशन लेके आ गए हाउस में और वो मोशन पास हो गए, इट मीन्स आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट है मेंबर का वो पर्टिकुलर पार्टी को नहीं है, तो उस केस में सरकार गिर जाएगी और फिर नेक्स्ट इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे ताकि न्यू लोकसभा आए वो फिर अपने काम अच्छे से कर सके अपनी मेजॉरिटी के साथ। जो अगर ज़्यादा देखा जाए तो अगर मेजॉरिटी मिल जाती है किसी भी गवर्नमेंट को तो अच्छे से वो रन कर पाती है। बट हम देखेंगे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो मेजॉरिटी में कोई पार्टी आ नहीं पाती है, तो उस केस में एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो कोलिशन पार्टी बनाए, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपकी सरकार गिर जाएगी बिकॉज आपके जो मेंबर्स थे उन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है कि द मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हैज़ कम अप एज अ न्यू प्रोसीजरल डिवाइसेस टू कोप अप विद द इमर्जिंग सिचुएशन। यानी ऐसी कोई सिचुएशन जो अभी इमर्ज हुई है उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं इस मोशन को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली कौन सिचुएशन की वहाँ पे बात की जा रही है कि अगर मान लेते हैं कि एक हंग पार्लियामेंट बन गई है। हंग पार्लियामेंट तब बनती है जब ऐसी कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती कि वो सरकार बना पाए, तो उस केस में हंग पार्लियामेंट बन जाती है। या फिर हम कह सकते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट या फिर कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कोई एक पार्टी के पास इतनी सीट नहीं है कि वो सरकार बना पाए, तो उस समय वो क्या करती है, डिफरेंट जो पार्टीज़ होती है कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टी के साथ मिलाने की कोशिश करती है ताकि वो नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो उनको मिल सकें। और इस केस में आप देख सकते हो कि जब भी कोलिशन पार्टी बनती है तो उस केस में डिफरेंट पार्टीज साथ में आ रही है तो उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग होगी, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के थ्रू काम करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होकर जो है पूरे 5 साल काम कर सके, ठीक है। बिकॉज हर एक पार्टी चाहेगी कि जो उनका मेंबर है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में बैठे उन्हें ये मिनिस्ट्री मिल जाए, तो ऐसे तो आप सभी को मिनिस्ट्री दे नहीं सकते। तो उस केस में देखो डर हमेशा बना रहेगा कि भाई अगर उस पर्सन को ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं दी या फिर इस तरीके से काम नहीं किया, कल को फिर वो अपना सपोर्ट खींच लेगा, अगर सपोर्ट खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से अनस्टेबिलिटी जो है देखने को मिलती है कोलिशन पार्टी में, तो बहुत रेयर होता है कि वो एक स्टेबल होकर काम कर सके, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड विद वेफर थिन मेजॉरिटी, बिकॉज बहुत ही कम मेजॉरिटी के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होती है। इस केस में जब हंग पार्लियामेंट होती है तो उस केस में जो है मेजॉरिटी ऑफ हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू प्रूव। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट को पता है कि कोई भी एक ऐसी पार्टी है जो मेजॉरिटी में जीत के नहीं आई, तो उस समय वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अगर जो लोग कोलिशन बना के आना चाहते हैं वो आइए और आके अपने मेजॉरिटी को प्रूव कर दीजिए हाउस में, ठीक है। तो 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 1 महीने के टाइम पे अगर वो डिफरेंट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर पाए या फिर अपने सरकार बनाने में सफल हो पाए और वो कॉन्फिडेंस अगर उन्हें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है ताकि वो अपना हाउस के सामने अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर सकें, अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकें कि हाँ उनके पास इतनी मेजॉरिटी है कि वो सरकार बनाने के लायक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो गवर्नमेंट होती है ऑफ द डेट समटाइम ऑन इट्स ओन सीक्स टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी बाय मूविंग अ मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कई बार गवर्नमेंट जो होती है खुद से एक मेजॉरिटी को प्रूव करने की कोशिश करती है, तो उस केस में वो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन को लेके आती है हाउस में एंड विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। और जैसे ही वो मोशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा अगर मान लो उस मोशन में सहमति जता दी जाती है, तो इट मीन्स वो कॉन्फिडेंस मोशन को वो गवर्नमेंट ने या फिर उस पार्टी ने जीत लिया है। और जैसे उन्हें कॉन्फिडेंस मिल गया, इट मीन्स वो सरकार बना सकते हैं और अच्छे से रूल कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस अगर मान लेते हैं कॉन्फिडेंस मोशन को नहीं जीत पाई या फिर वो नेगेटिव हो गई है, तो उस केस में आप सोच सकते हैं जो बनी बनाई सरकार थी वो गिर जाएगी। तो कितना इंपॉर्टेंट है बाकी मेंबर्स का सपोर्ट होना गवर्नमेंट के साथ, तो आप सोच सकते हो कि जैसे ही मेंबर्स का सपोर्ट छिनता है वैसे सरकार गिरने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देखा कि कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है ताकि आप बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस देख सके कि कितने लोग आपके साथ सहमत है, कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस मोशन आपको मिल जाता है, इट मीन्स आप सरकार चला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब आएगा जहाँ पे अगर मान लो आपके जो मेंबर्स है हाउस के मेंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो उस केस में सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंसर मोशन, जिसको हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है।
तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रीज़न बताना पड़े कि आप किस बेसिस के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। बिकॉज एक यूजुअल होता है, सबको पता होता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सरकार ही चेक कर रही है कि उनकी मेजॉरिटी हाउस में है या नहीं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो सरकार है वो ऐसी तो कंडीशन में नहीं है कि अब इस टाइम पे सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है कि क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा रहा है, चेक करने के लिए कि मेजॉरिटी है हाउस में या नहीं। तो इसलिए रीजंस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती हाउस के सामने कि क्यों आप इस मोशन को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। बट अगर सेंसर मोशन की बात करें तो ये इससे लाया जाता है जो मतलब इसमें बेसिकली इसको लाने का मेन मकसद ये होता है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जो भी काम या फिर जो भी पॉलिसीज़ वो लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे सेंसर मोशन ला के वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आप इस मोशन सेंसर मोशन को लेके आ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप रीजंस बताओ कि क्यों आप इस मोशन को अडॉप्ट कर रहे हो लोकसभा में। बिकॉज अगर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो कहीं ना कहीं हाउस को पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए सेंसर मोशन को लाने के लिए आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों आप इस मोशन को अडॉप्ट कर रहे हो। सेकेंड डिफरेंस देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप मूव करते हो अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? बिकॉज अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हाउस में लाया जा रहा है तो वहाँ पे सभी मेंबर का सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर मेंबर अपना सपोर्ट खींच ले रहे हैं इट मीन्स लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो इट मीन्स सारी की सारी जो काउंसिल है वो ख़त्म हो जाएगी, लोकसभा है डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बट अगर सेंसर मोशन की बात करें तो इसको लाया जा सकता है अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है जिससे काफ़ी अच्छा काम नहीं किया जिसने, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो भी उसने काम किया है तो उसके खिलाफ सेंसर मोशन लाया जा सकता है, जहाँ पे उससे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्यों ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेंसर मोशन सिर्फ एक मिनिस्टर के लिए या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए या फिर इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लाया जा सकता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उनके काम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। अगर आपको लगता है उन्होंने सही काम नहीं किया तो उनके काम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप सेंसर मोशन लेके आते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इट इज़ मूव्ड फॉर एसरटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कहीं ना कहीं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है ताकि आप ये एसरटेन कर सको कि जो लोकसभा है वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस है नहीं, यानी जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए लाया जाता है। जबकि सेंसर मोशन की बात करें तो इट इज़ मूव्ड फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस। यानी उस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या फिर ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर मान लो कोई भी एक ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, कोई भी एक ऐसे एक्शंस लेके आए हैं, एक्शंस उन्होंने किए हैं जिसके थ्रू उन्हें क्रिटिसाइज़ करना है, उन्हें सेंसर करना है, तो इसके लिए उसको लाया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है इन द लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है अपने ऑफिस से, बिकॉज पूरी की पूरी लोकसभा गिर जाएगी। अगर मेंबर्स का सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो आप सरकार ही नहीं चला पाओगे, सरकार नहीं चला पाओगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है कहीं ना कहीं वो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। बट अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है हाउस में तो उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेंसर मोशन इसलिए लाया जा रहा है जहाँ पे आपको मिनिस्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप ये पर्टिकुलर काम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, जनता के लिए सही नहीं है, तो आप इस काम को ना करो या फिर इसमें कुछ चेंजेस लेके आओ सो दैट अच्छे से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो एक तरीके से वार्निंग देने का काम जो है सेंसर मोशन करता है कि अगर मान लो आपने अच्छे से काम नहीं किया तो कल को आपके आपके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है हाउस के द्वारा। तो इसलिए आपको डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेंसर मोशन का काम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना है, उनकी गलतियाँ जो मिनिस्टर्स कर रहे हैं उनकी गलतियाँ उन्हें समझाना है और उन्हें एक तरह से वार्निंग देना है कि आप ऐसा काम मत करो, रोक दो इसको, अदरवाइज़ अगर आपने ऐसा काम करते रहेंगे तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, सीधा कॉन्फिडेंस को चेक किया जाएगा कि जो मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट है या नहीं। सपोर्ट है तो इट मीन्स वेल एंड गुड, सरकार टिकी रहेगी, अच्छे से काम करती रहेगी। अगर सपोर्ट नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। आज के टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किया है होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।